सो हेलो एवरीवन, इरावती कारवे ये हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन थिंकर है। ठीक है, इनके बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में, चाहे यूजीसी हो चाहे वो आपका स्टेट का सेट हो, इनमें काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमें बाय हार्ट करना, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इनको स्टार्ट करने से पहले इनकी जीवन शैली कहाँ पैदा हुई थी, इनका बैकग्राउंड वो हम देख लेते हैं, देन हम और इन्वॉल्व होगा, ताकि हमें एक बेसिस डेवलप हो जाएगा। हम आगे क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि जब पीछे की चीज आप जानोगे, आप उनका बैकग्राउंड जानोगे, तो आप आगे की चीजों को भी रिलेट कर पाओगे। सिर्फ आपको समझना है यहाँ पे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनका बैकग्राउंड देखते हैं हम। इरावती कारवे वाज अ प्रोमिनेंट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एजुकेशनिस्ट एंड राइटर है। तो ये कौन है? एक तो सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड राइटर। तो इसी डोमेन में इन्होंने ना काम करा हुआ है। ओके, देन शी वाज नेम्ड आफ्टर द इरावती रिवर। इरावती रिवर कहाँ पे है? बर्मा, उस टाइम में बर्मा कहा जाता था। करंटली इसको म्यांमार बोला जाता है। तो इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? म्यांमार में हुआ था। फाइन। अब अर्ली लाइफ की बात करें तो शी वाज बोर्न इन म्यांमार। उनके फादर का नाम जीएस कर्माकर था, वो कॉटन में काम करते थे। अब उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? पुणे में हुई। वो माइग्रेट करके आ गए थे। देन उन्होंने बीए ऑनर्स फिलॉसफी में करा। ठीक है, वहीं पर उनको कॉलेज 1926 में करा, फिर एमए। ओके, सो इन्होंने एमए भी करा सोशियोलॉजी में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। किसके गाइडेंस में करा? जीएस गुरे के गाइडेंस में करा। देन हर मास्टर थीसिस वाज टाइटल्ड एज द चितवन ब्राह्मण एंड एथिकल एंड एथनिक स्टडी। सो ये इनका क्या था? ये इनकी थीसिस थी अंडर द गाइडेंस ऑफ किसके करा? जीएस गुरे के। अब जीएस गुरे ने कॉन्सेप्ट दिया था किसका? इंडोलॉजी का। इंडोलॉजी इज अ मेथड थ्रू व्हिच वी स्टडी द इंडियन सोसाइटी। हम उससे इंडियन सोसाइटी को पढ़ते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट द पर्सनल लाइफ, उनकी जो शादी हुई डीडी कारवे से, अ केमिस्ट्री टीचर। देन हर हस्बैंड वाज सन ऑफ दोंदो केशव खारवे, अ वेल नोन सोशल रिफॉर्मर हु सपोर्टेड विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन इन महाराष्ट्र। तो मतलब देखो, महाराष्ट्र में रही तो इनका कहीं ना कहीं मराठी से इन्फ्लुएंस रहा होगा, कुछ लैंग्वेज से। ठीक है, तो इनको महाराष्ट्र में आती होगी, तो कहीं ना कहीं उस पर भी काम करा होगा। तो आप समझो उसको 360 डिग्री कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये कहाँ थी? बुर्मा में थी। ठीक है, मतलब म्यांमार में। उनके नाम पे इनका नाम पड़ा इरावती, इरावती रिवर के ऊपर। ठीक है, फिर माइग्रेट होकर पुणे आई, तो मतलब पुणे में ही रही, और उनकी डीडी कारवे से शादी हुई, तो मतलब महाराष्ट्रियन हो गई। अब महाराष्ट्र में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या करा? वहां से सोशियोलॉजी करी, सोशियोलॉजी में एमए करा। देन वो जीएस गुरे के अंदर करा। जीएस गुरे कौन थे? इंडोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इंडोलॉजी से ही जो है सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश की। उनके गाइडेंस में इन्होंने चितवन ब्राह्मण नाम की एक थीसिस लिखी। ठीक है, तो इसका इन्फ्लुएंस कहाँ दिखेगा? इनकी जीवन शैली पे तो दिखेगा कि उसी डोमेन में ये काम करेंगे। ठीक है, अब इनके जो ससुर साहब थे डी के कारवे, वो कौन थे? वो सोशल रिफॉर्मर थे, विडो रीमैरिज में और विमेन एजुकेशन में उनका काफी ज्यादा योगदान था महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आदमी के व्यक्तित्व पर पड़ता है। देन उनकी हायर स्टडीज एंड चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। शी वेंट टू जर्मनी, वो फिर जर्मनी जाती है 1928 में, परस्यूड पीएचडी। तो जर्मनी से पीएचडी करा, एंड आफ्टर 2 साल के बाद वो रिटर्न होकर आती है। हर डिसीजन टू स्टडी अब्रॉड वो इनिशियली अपोज बाय फादर। उनके ससुर साहब मना कर रहे थे, जो कि विमेन एजुकेशन के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने बाद में मना भी करा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हिपोक्रेसी की तरह ही है। ठीक है, अब बाहर जाने के लिए मना कर रहे हो, बट बैक टू टॉपिक, वी आर नॉट जजमेंट, वी डू नॉट वांट टू बी जजमेंटल टू एनीवन। लेट्स गेट फर्दर स्टार्टेड। फर्दर एजुकेशन वाज अननेसेसरी फॉर वुमेन, हाउएवर हर हस्बैंड सपोर्टेड हर डिसीजन एंड एनकरेज फॉर एकेडमिक। उनके पति ने उनकी बहुत ज्यादा क्या है, उनको सपोर्ट करा ताकि वो आगे जाके पढ़ाई करे। एज नोटेड बाय नंदिनी सुंदर, ऑल्दो डीडी कारवे वाज नॉट अ पब्लिक रिफॉर्मर लाइक हिज फादर, ही स्ट्रांगली सपोर्टेड हिज वाइफ्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड हर एजुकेशन। तो उसमें क्या कर, तो जो नंदिनी सुंदर है वो ये बताती हैं कि जो इनके पति देव थे ना, वो एक पब्लिक रिफॉर्मर नहीं थे। पब्लिक रिफॉर्मर नहीं ना होकर भी उन्होंने अपनी वाइफ के इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और उनके एजुकेशन में क्या करा? सपोर्ट करा। तो आपको इनकी पूरा बैकग्राउंड पता लग गया। अब उनके थोड़े मेजर वर्क्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे कि एकेडमिक कैरियर के बारे में जानेंगे, उनका कैरियर कैसा रहा। तो उनका करियर में क्या रहा कि शी रिटर्न टू इंडिया जब वो 1928 के में चली गई थी। उसके बाद 2 साल बाद लौट के आई, तो 1930 हो चुका था, 31। तो जब वो लौट के आई तो उन्होंने अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट कर ली थी जर्मनी में। एंड फर्स्ट वर्क एज अ रजिस्ट्रार एंड एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी एंड एन इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय हर फादर। उनके जो सबसे सामने कॉलेज बनाया था। ठीक है, क्योंकि वो विमेन रिफॉर्म्स में काफी योगदान रहा उनका महाराष्ट्र में, तो उसी में वो क्या रही एज अ रजिस्ट्रार। इन 1939 शी जॉइंड डेक्कन कॉलेज पुणे एज अ लेक्चरर इन सोशियोलॉजी। तब वो 1939 में सोशियोलॉजी के लेक्चर क्या बनी? प्रोफेसर बनी, लेक्चरर। लेटर शी बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एट डेक्कन कॉलेज। वहां पे वो कौन बनी? एचओडी बन गई उसकी। शी इमर्ज्ड एज अ की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया। अब ये की फिगर एक बहुत उभर के आई किसकी? एज अ डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन इंडिया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह। अब हमें एंथ्रोपोलॉजी के बारे में तो जानना नहीं है, बट हमें पता है कि इनका जो करियर रहा है वो सोशियोलॉजिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, राइटर रही हैं। तो हमें बेसिकली पढ़ना किसके बारे में? हमें पढ़ना है तो सोशियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन। फाइन, तो हम उस पर ध्यान देते हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी, इंडियन सोशियोलॉजी में इनका क्या रहा? ठीक है, उससे पहले हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो ने सोशियोलॉजी पढ़ी तो उसकी आइडियोलॉजी क्या थी। तो उनके जो 4 मेजर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस थे, हम उनको देखते हैं। इंडोलॉजिकल अप्रोच, तो जो उन्होंने अपनी जो पीजी करी थी वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, वो जीएस गुरे के अंदर करी। ठीक है, वहाँ पे वो जो गुरे साहब थे वो इंडोलॉजिस्ट के जो उसी के थ्रू उन्होंने क्या करा? सोसाइटी को पढ़ते थे वो। तो इंडोलॉजिकल अप्रोच। अब मेन क्वेश्चन ये है कि इंडोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है? तो वो है कि यूज ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट सोसाइटी। हम किसी पुरानी किताबों को जो संस्कृत में है, जो एंशिएंट बुक्स हैं, उनसे थ्रू हम क्या पढ़ते हैं? उनको उनके थ्रू हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, हमारी प्रेजेंट समाज को, सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव द एंथोलॉजिकल ट्रेडिशन, जहाँ पे हम फील्ड सर्वे, एम्पिरिकल रिसर्च पे भी इन्होंने ध्यान दिया। देन जर्मन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। देखो, आपने बैकग्राउंड जाना ना, जब आपने बैकग्राउंड जाना तो आपको पता है वो जर्मनी से पीएचडी करके आई थी, तो उन्होंने जर्मन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का भी उपयोग करा अपनी स्टडी में। तो स्टडी ऑफ रेशियल एंड जेनेटिक ऑरिजिन्स। तो ये क्या एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है। देन सोशियो इकोनॉमिक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, तो उन्होंने ये सब काम भी आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं जो इंडियन सोसाइटी में थे। शी वाज अ पॉइनियर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ था। ठीक है, ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। देन शी मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन अ मेल डोमिनेटेड एकेडमिक फील्ड एंड एस्टैब्लिश्ड हरसेल्फ एज अ स्कॉलर। तो उन्होंने जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में अपना एक पोजीशन बनाई थी सोसाइटी में एज अ लीडिंग स्कॉलर के रूप में। वो पहली एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी कहां से? इंडिया से। शी वाज द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। हर वर्क ऑन किनशिप आर कंसीडर्ड फाउंडेशनल इन इंडियन सोसाइटी। उनका काम जो था किनशिप है, जो भाई भतीजा बात हम जो कहते हैं हिंदी में। ठीक है, उनका बहुत ही फाउंडेशनल वर्क था इंडियन सोसाइटी में। शी इज आल्सो नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। तो उन्होंने काफी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुत सारी अप्रोचेस, मल्टी डायमेंशन अप्रोचेस अपनाई थी किसको समझने में? भारतीय समाज को समझने के लिए। इफ वी टॉक अबाउट द अर्ली एजुकेशन एंड अर्ली एकेडमिक वर्क्स, तो हमने ये देखी लिया है कि उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी थी बीए में अपने फर्ग्यूसन कॉलेज में पुणे में। देन शी रिसीव्ड द दक्षिणा फेलोशिप। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड शी वाज स्टडी द जीएस अंडर हिज गाइडेंस। शी रोट हर अर्ली रिसर्च वर्क ऑफ जीएस चितवन ब्राह्मण। तो ये सब हमने देख लिया है। ठीक है, अब इनकी रिसर्च अप्रोच मेथोडोलॉजी देख लेते हैं। शी यूज इंडोलॉजी, हम पढ़ चुके हैं। स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर, फिलॉसफी एज अ की रिसर्च टूल। शी हर अप्रोच मार्केट शिफ्ट अवे फ्रॉम वेस्टर्न डोमिनेंट एग्लिशियस्ट सोशियोलॉजिकल रिसर्च। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपनी अप्रोच को, जैसे गुरे ने क्या करा था, अपने आप को की साइड रखा था फ्रॉम वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न डोमिनेंट फिलॉसफी या वेस्टर्न मेथोडोलॉजी से उन्होंने इंडोलॉजी का उपयोग करा। मतलब अपने हिस्टोरिकल टेक्स्ट पढ़ के। तो सिमिलर वे में, क्योंकि उनकी स्टूडेंट रही हैं, तो ये भी यही करेंगी, क्या करेंगी कि वेस्टर्न डोमिनेंट से अपने आप को की साइड करा है ना, और पढ़ा किससे? इंडियनोलॉजिकल अप्रोच से, एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पॉइंट। देन वी हैव शी फोकस ऑन द इंडिजिनियस मेथड एंड इंडियन एपिस्टेमोलॉजिकल ट्रेडिशन। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? एपिस्टोमोलॉजी, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी होती है द सोर्स ऑफ
नॉलेज, मानो कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ सोर्स ऑफ नॉलेज कि जैसे शुगर मीठी होती है, तो ये आप अब शुगर मीठी होती है, अब आपका सोर्स क्या है? क्या ये सही है शुगर मीठी होती है? तो आपने कैसे पता होगा आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? ठीक है, क्या आप जो जानते हो वो सच है या नहीं है, या वो जो है उसका सोर्स क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ का? तो जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि चीनी जो है, शक्कर जो है वो मीठी है, तो आपको सोर्स क्या है? या तो आपने उसको क्या करा होगा, टेस्ट करके देखा होगा, या आपको किसी ने बताया होगा उसको किसी अथॉरिटी ने, या फिर आपने साइंस ने उसको प्रूव करा होगा, तो आपका सोर्स क्या है? वही एपिस्टेमोलॉजी होता है। तो एपिस्टेमोलॉजिकल ट्रेडिशन में भी इंडियन सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश करिए। एंड सी कंसिस्टेंटली केप्ट इंडिया एज द सेंट्रल फोकस ऑफ हर रिसर्च। तो जो इन्होंने क्या करा है ना, इन्होंने इंडिया को हमेशा सेंट्रल फोकस में रखा, उसको पढ़ने की कोशिश करिए। हमने रिसर्च अप्रोच मेथोडोलॉजी पढ़ी, उनका मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं वो क्या है। तो इरावती कर्वे वाज इंडियाज फर्स्ट वुमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज वी नो व्हेन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी वर स्टिल डेवलपिंग इन एकेडमिक डिसिप्लिन्स, मतलब स्कूल्स कॉलेजेस और डिसिप्लिन एकेडमिक डिसिप्लिन्स में सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तब वो भारत की सबसे पहली एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। शी वाज द फाउंडर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एट पुणे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एंथ्रोपोलॉजी की फाउंडर रही हैं वो। देन शी वर्कड इन मल्टीपल फील्ड्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट, सीरोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट, कलेक्टर ऑफ फोक सॉन्ग्स, ट्रांसलेटर ऑफ फेमिनिस्ट सोसाइटी, मराठी राइटर एंड एसेस्ट। तो ये इनके कुछ क्रिएटिव वर्क्स हैं। हर मोस्ट फेवरेट लिटरेरी वर्क इज युगांतर। ये आप याद रखना, युगांता उन्होंने क्या करा था? सिग्निफिकेंट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ महाभारत। उन्होंने महाभारत का इंटरप्रिटेशन करा था। ये आपसे पूछ भी सकते हैं कि महाभारत का इंटरप्रिटेशन किसने करा था, ठीक है, या युगांता बुक पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। देन हर इंडोलॉजिकल अप्रोच वाज डिफरेंट फ्रॉम स्कॉलर लाइक लुई द बाउंड। इनकी जो इंडोलॉजिकल अप्रोच थी वो लुई द बाउंड से बिल्कुल अलग थी। शी डिड नॉट फोकस ऑन बिल्डिंग एब्स्ट्रैक्ट सोशल मॉडल। जो भी एब्स्ट्रैक्ट सोशल मॉडल्स होते हैं उस पर उन्होंने ना फोकस करके उन्होंने किस चीज़ पे फोकस करा? तो उन्होंने फोकस करा किस पे? एम्पिरिकल चीज़ों पे, मतलब एक्सपेरिमेंट चीज़ों पे, रिसर्च पे, ठीक है, एक्सटेंसिव फील्ड वर्क पे और इन डेप्थ कल्चरल एनालिसिस पे, ठीक है। कुल मिला के उन्होंने जो करा वो ये करा कि वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में बिलीव ना करके उन्होंने क्या करा? एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई, उन्होंने एम्पिरिकल अप्रोच अपनाई, उन्होंने रिसर्च करा, उन्होंने एक्सटेंसिव फील्ड वर्क करे, इन डेप्थ कल्चरल एनालिसिस करी, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को उन्होंने अवॉइड करा। फाइन। इंस्टीट्यूट यूज एशियन टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड कंटेम्प्रेरी सोशल सोसाइटी। तो उन्होंने इंडोलॉजिकल अप्रोच भी अपनाया, मतलब एशियन टेक्स्ट को पढ़ के जो हमारा कंटेम्प्रेरी सोशल सोसाइटी है, सोशल लाइफ है, उसको पढ़ने की कोशिश करी। देन शी फॉलोड द क्लासिकल ओरिएंटलिस्ट इंडोलॉजिकल ट्रेडिशन। ओके, देखो क्लासिकल ओरिएंटलिस्ट इंडोलॉजिकल ट्रेडिशन क्या होता है? इसमें बेसिकली होता है कि ओरिएंटलिस्ट मतलब होते हैं कि जो पुरानी चीज़ों पे फोकस करते हैं, ठीक है, इंडियन वाली चीज़ों पे, इंडियन सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए इंडोलॉजिकल अप्रोच अपनाते हैं। जो पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं, जैसे वेदास हो गए, उपनिषद हो गए, मनुस्मृति हो गई, रामायण महाभारत, तो इन सबको पढ़ के इंडिया को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सिंपल बात में ये अप्रोच है, सिंपल में बताऊं तो ये वेस्टर्न अप्रोच के अगेंस्ट है। और इसमें क्या होता है कि इंडिया को समझने की कोशिश उनके एशियन टेक्स्ट के थ्रू की जाती है, जैसे कि वेदास उपनिषद वगैरह हो गए, ठीक है। अब जो ऐसे स्कॉलर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। क्या बोलते हैं? ओरिएंटलिस्ट, जो इंडोलॉजिस्ट को फॉलो करते हैं। क्लासिक मतलब पुराने, ओरिएंटलिस्ट मतलब जो पुरानी चीज़ों को, ऐसी बुक्स वगैरह को, एशियन टेक्स्ट को पढ़ते हैं जिससे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को समझ सकें। और उसको क्या, वो कौन सी मेथोडोलॉजी होगी? वो इंडोलॉजिकल ट्रेडिशन। फाइन। अब शी वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय जीएस गुरु। हम कई बार पढ़ चुके हैं, गुरु से इंस्पायर थी क्योंकि वो उनके स्टूडेंट थी, ठीक है। बोथ एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, किनशिप, कास्ट एंड रिलीजन इन इंडियन सोसाइटी। तो उन्होंने फैमिली पे पढ़ाई करी, किनशिप पे करी, कास्ट पे करी, रिलीजन पे करी इन इंडियन सोसाइटी। बोथ व्यूज इंडियन सोसाइटी लार्जली थ्रू हिंदू सोशल फ्रेमवर्क। तो इन्होंने हिंदू सोशल फ्रेमवर्क के दायरे में रहकर क्या करा? इंडियन सोसाइटी की पढ़ा। ओके, तो ये जो है इन्होंने क्या क्या एम्फसाइज करा ऑन फैमिली, किनशिप, कास्ट, रिलीजन, इंडियन सोसाइटी, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे इन डेप्थ में, ठीक है। अब उनके कुछ वर्क्स एंड राइटिंग देख लेते हैं। तो शी रोट एक्सटेंसिव इन बोथ इन मराठी एंड इंग्लिश। तो उन्होंने दोनों में लिखा है, मराठी और इंग्लिश में, ठीक है। मराठी में क्योंकि उनके हस्बैंड मराठी थे, वो आगे माइग्रेट हो गई थी, पुणे से कॉलेज करी, ठीक है, मुंबई से कॉलेज करा, फिर उनकी शादी वही हो गई, तो मराठी और इंग्लिश में दोनों में उन्होंने लिखा हुआ है। देन हर राइटिंग कवर सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिकल, ठीक है, एजुकेशन हमने सबसे पहले पढ़ा था। देन राइटर भी रही हैं एंड ऑल्सो नॉन साइंटिफिक लिटरेरी थीम। उनके मेजर कंट्रीब्यूशंस में ये बुक हमेशा याद रखना, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953, ये बुक आ चुकी है, ठीक है। इट इज अ लैंडमार्क स्टडी ऑफ किनशिप सिस्टम इन इंडिया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किनशिप सिस्टम इंडिया के बारे में बताया। कंसीडर वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन। फाइन। शी होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग इंडियाज फर्स्ट फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये भी आपको पता है। अब ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखना, 1955 में लिखी थी, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 1953 में लिखी गई थी, ठीक है। देन भील्स ऑफ खांडेश। भील इज व्हाट? भील इज वन ऑफ द हाईएस्ट ट्राइब इन मध्य प्रदेश। अब ऑल ओवर इंडिया की जो ट्राइब है, ठीक है, इंडिया की जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब है, ठीक है, वो आप उसका मेरे को नाम कमेंट सेक्शन में बताओगे, पॉसिबल क्वेश्चन है। देन हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, ग्रुप रिलेशन इन विलेज कम्युनिटी, द सोशल डायनामिक्स ऑफ ग्रोइंग टाउन एंड सराउंडिंग एरियाज, महाराष्ट्र, लैंड एंड पीपल, युगांता, द एंड ऑफ एन एपॉक, फिर है गंगाजल, देन पारी पुत्री, ये मराठी हैं दोनों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज इस पे आ जाते हैं, नहीं तो मैं द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। देन रेसिंग इन्फ्लुएंस। अब ये किससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे? अकॉर्डिंग टू नंदिनी सुंदर, द वर्क ऑफ विराट शेप्ड बाय 4 मेजर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। तो 4 ऐसे मेजर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन थे जो इनके काम में इन हमेशा इन्फ्लुएंस दिखा है। तो पहले थे हमारे भाई साहब जो इनके मेंटर रहे हैं, वो उनका नाम था जीएस गुरे। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और हर एज अ मेंटर जीएस गुरे एम्फसाइज ऑन फैमिली, कास्ट, रिलीजन एंड किनशिप। दीज वर सीन एज अ फाउंडेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। शी आल्सो फॉलोड दिस मेथोडोलॉजी यूजिंग लार्ज स्केल सर्वे डाटा फॉर सोशियोलॉजी। तो मतलब इन्होंने फील्ड वर्क भी कराया है। देन एथनोलॉजिकल tradition based on extensive fieldwork and survey conducted by Carve, focus on collecting empirical data from different communities, helped her produce detailed studies in Indian social life। मतलब इन्होंने empirical approach अपनाई, practical approach अपनाई है एंड फील्ड वर्क भी करे हैं, तो इन्होंने एथनोलॉजिकल ट्रेडिशन को फॉलो करा है। देन फर्दर इन्होंने जर्मन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पे भी जो है फोकस, मतलब अप्रोच अपनाई। कैसे इन्फ्लुएंस दिखा? देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जर्मनी जाके पीएचडी करी थी, ठीक है, कब करी? 1926 में चली गई, सॉरी 28 में चली गई थी, ठीक है। देन फोकस ऑन बायोलॉजिकल जेनेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप, इस पे भी इन्होंने काम करा। अटेम्प्ट टू ट्रेस ओरिजिन एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, इन्फ्लुएंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड किनशिप, इस पे भी इन्होंने काम करा। देन आर्कियोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक रिसर्च ट्रेडिशन पे, इंक्लूडिंग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, सोशल इकोनॉमिक एनालिसिस करी। देन रिफ्लेक्ट द इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च अप्रोच, शोड हर इंटरेस्ट इन द बोथ हिस्टोरिकल एंड कंटेम्परेरी सोशल इश्यूज। तो बेसिकली आप याद रखोगे कि 4 चीजें कौन कौन सी
IEGA, ठीक है, IEGA। अब कुछ भी बना लेना आप इसका सुनें, जिसमें इंडोलॉजिकल अप्रोच भी अपनाई, एथनोलॉजिकल भी अपनाई इन्होंने, जर्मन जाके जो जर्मन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का करा, देन आर्कियोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक रिसर्च ट्रेडिशन भी करा। एडिशनली इनका इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन भी देखे, ये इन्फ्लुएंस हुई, काफी इन्फ्लुएंस बाय इंडोलॉजिकल बैकग्राउंड, क्लासिकल और इंडोलॉजी मैंने आपको भी समझाई है कि ओल्ड टेक्स्ट को पढ़ के इन्होंने प्रेजेंट कंटेम्परेरी सोशल लाइफ को पढ़ा। देन शी बिलोंग्स टू स्कूल ऑफ थॉट दैट लिंक टू इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, स्पेशली कास्ट टू संस्कृत लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है, तो उन्होंने कास्ट और संस्कृत लिटरेरी सोर्सेज पर पढ़ाई करी। अब इनकी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इरावती कार्वे ऑन किनशिप एंड द फैमिली। क्या समझती हैं ये किनशिप और इंडियन फैमिली से, तो हम देखते हैं। इरावती कार्वे स्टडी द किनशिप एज अ सेंट्रल फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इन्होंने सेंट्रल फीचर समझा किस चीज को, किनशिप को। किनशिप समझते हो आप? देखो, किनशिप का मतलब होता है कि रिश्तों का सिस्टम, इसको ऐसे समझ लो, रिश्तों का सिस्टम। अब रिश्तों का सिस्टम कैसे, कि यानी जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब वो कैसे भी हो सकते हैं, या तो ब्लड से कनेक्टेड होंगे, या मैरिज के थ्रू कनेक्टेड होंगे, या किसी ने किसी को अडॉप्ट करा होगा, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इसको ऐसे समझ लो कि किनशिप हो गया, किनशिप इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे कर लो कि कौन किसका क्या लगेगा, क्या लगता है, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसे याद रहेगा। तो ये आपका यही नोट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। नोट्स ये नहीं होते कि आप एक लाइन पूरे की सब लिख रहे हो, ये नोट्स यहाँ पे किनशिप मतलब कौन किसका क्या लगता है, या रिश्तों का सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल उदाहरण भी दे देता हूँ मैं आपको, जैसे आपकी मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, ब्लड रिलेशन से। देन आपकी वाइफ एंड हस्बैंड ससुराल वाले, ठीक है, वो मैरिज रिलेशन से हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। सी एनालाइज किनशिप सिस्टम थ्रू कास्ट स्ट्रक्चर, लैंग्वेज पैटर्न, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। देन हर वर्क शोड दैट किनशिप सिस्टम वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम रीजन टू रीजन, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, रीजन टू रीजन किनशिप सिस्टम का भी जो है सिग्निफिकेंटली वो क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। तो इन्होंने क्या करा, किनशिप को पढ़ा, एनालाइज करा कास्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे, लैंग्वेज के पैटर्न को देखते हुए एंड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए, और उन्होंने देखा कि जो किनशिप है ना, वो रीजन टू रीजन डिफर करती है। मतलब मानो नॉर्थ में कुछ होगी, साउथ में कुछ होगी, ईस्ट में कुछ होगी, वेस्ट में कुछ होगी, ऐसे डिफर करेगी, क्लियर। अब उन्होंने उसके रीजनल पैटर्न्स भी दिए किनशिप इन इंडिया। जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या है कि किनशिप बेसिकली ब्लड रिलेशन और मैरिज टाइज से रिलेटेड होती है। जैसे स्ट्रॉन्गर टेरिटोरियल आइडेंटिटी होगी, एंसेस्ट्री पे एम्फसाइज होगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस ऑफ शेयर टैबूज होंगे, प्रेफरेंस फॉर मैरिज आउटसाइड द किन, ठीक है, एक्सोगेमी पे। तो ये सारी चीजें आपको नॉर्थन इंडिया में दिखेंगी। बट अगर सेंट्रल इंडिया की बात करो तो वहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होगी, किनशिप पैटर्न वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज ग्रुप लिंक टू संस्कृत ट्रेडिशन, देन कल्चर एंड लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज होंगी, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन किनशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी चीज आपको देखने को मिलेगी। देन साउथ में तो बिल्कुल ही चेंज है, नो स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन नटल फैमिली एंड एफिनल फैमिली। तो नटल फैमिली कौन सी होती है, नटल फैमिली वो होती है जहाँ पे आप पैदा हुए होते हैं, जहाँ पे आपकी बर्थ हुई होती है, जैसे मम्मी पापा, ठीक है। और एफिनल फैमिलीज वो होती हैं जो मैरिज रिलेटेड होती हैं, जैसे कि जहाँ पे आपकी शादी हुई है उससे जो आपका परिवार बनता है, ठीक है, रिश्तेदार वगैरह, उसे आप क्या कहते हो। जैसे शादी करके आपके और सारे रिश्तेदार हैं तो वो आप क्या कहलाओगे, एफिनल, एफिनल, ठीक है, एफिनल फैमिलीज। अब इसके फीचर्स क्या हैं, बोथ मैरिटल एंड पैटर्नल सिस्टम एग्जिस्ट, किंगशिप टाइज आर मोस्ट फ्लेक्सिबल कंपेयर टू नॉर्थ। तो इसमें किंगशिप की जो टाइज है काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न, ठीक है, ओके। और इसकी जो मैट्रिलिनियन और पैट्रिलिनियन सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, बट जो हमारी नॉर्दर्न इंडिया है उसमें हमेशा क्या मिलेगा आपको, पैट्रिलिनियल सोसाइटी, फाइन। देन वी हैव ईस्टर्न इंडिया एंड शोज अ मिक्स्ड एंड ब्लेंडेड किंगशिप सिस्टम। वहाँ पे आपको मिक्स्ड और ब्लेंडेड किंगशिप सिस्टम मिलेगा। वहाँ के फीचर्स क्या होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ बोथ मैट्रिलिनियन एंड पैट्रिलिनियल सिस्टम देखने को मिलेगा, वेरी पैटर्न डिपेंडिंग ऑन कम्युनिटी एंड रिलीजन। तो वहाँ पे डिफरेंट पैटर्न है, क्योंकि ट्राइबल एरिया ज्यादा है, तो वहाँ पे जितनी ट्राइब उस हिसाब से वहाँ की जो क्या चेंज होगी, वहाँ का किंगशिप सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो कंक्लूजन में मैडम ने यही कहा कि कार्वे से हाईलाइट इंडियन किंगशिप इज नॉट यूनिफॉर्म। तो ये बात तो स्वाभाविक है भाई, आप नॉर्थ साउथ ईस्ट कहीं पे भी जाओ, जो आपका किंगशिप सिस्टम है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। इट वेरीज बेस्ड ऑन रीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो इनके आधार पर, रीजन के आधार पर, लैंग्वेज, कास्ट, सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, इनके आधार पर बिल्कुल क्या करेगा, वेरी करेगा। और यही चीज इसको कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स भी बनाती है। क्लियर हुई ये चीज। देखो अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि भाई सिंपल सा, अगर लेमैन की बात में बात करें कि मैं अगर नॉर्थ में जाऊँ, चाहे साउथ में जाऊँ या ईस्ट में जाऊँ या कहाँ वेस्ट में जाऊँ, क्लियर है, तो वहाँ पे हर चीज़ में, क्योंकि कल्चर अलग है, तो सब जगह चेंजेस होंगे, किसमें, किनशिप में, स्वाभाविक बात है ना। अब ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ आपको पता थी, लेकिन आपका सोर्स क्या है, हो सकता है ये नहीं हो। तो सोर्स ये है कि इन्होंने इसको जस्टिफाई करा, ठीक है, इसमें थीसिस लगी, इन्होंने एम्पेरिकल अप्रोच अपनाई, एम्पेरिसिज्म अप्रोच अपनाई, इन्होंने क्या करा, फील्ड वर्क करा इन्होंने क्या करा, इन्होंने थीसिस भी लिखी इन सब चीज़ों में। तो ये क्या है, ये चीज़ बताती है कि ये एपिस्टेमोलॉजी अप्रोच भी अपनाई है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब आपकी नॉलेज का क्या होगा, नॉलेज का सोर्स वो क्या है, एपिस्टेमोलॉजी। क्लियर हुई ये चीज़, तो यहाँ पे ये भी जस्टिफाई हो जाता है। इतना क्लियर हुआ, ओके। तो बेसिक एक इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। आपको पता है कि इरावती कार्वे ने क्या करा, इरावती का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, इरावती का इरावती रिवर से हुआ, म्यांमार में पैदा हुई थी, ठीक है, म्यांमार में पैदा हुई थी, जो उस टाइम पे बुर्मा कहा जाता था। देन वो माइग्रेट होकर कहाँ आ गई, वो आ गई महाराष्ट्र में पुणे में उन्होंने पहले अपना बीए करा। देन मुंबई में, तो उस टाइम के बॉम्बे में उन्होंने क्या करा, एमए करा, किसके गाइडेंस में करा, जीएस घुरे के में, ठीक है, वो कौन थे, इंडोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये इनकी अप्रोच में भी दिखाई देगा। देन वो पीएचडी करने चली गई 1928 में, उन्होंने पीएचडी करी, कहाँ से करी, जर्मनी से करी, ये चीज़ क्लियर हुई। देन जर्मनी से करी उन्होंने पीएचडी, ठीक है। अब पीएचडी करने के बाद ये वापस आती हैं, देन वो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार बन जाती है अपने ससुर के कॉलेज में, उनकी शादी भी वहीं हो जाती है। के कार्वे से वो रिफॉर्मिस्ट नहीं थे, बट इनके पिताजी तो जो थे, यहाँ ससुर साहब जो थे, वो कौन थे, वो सोशल रिफॉर्मर थे। क्लियर हुई, वो सोशल रिफॉर्मर थे, वो कौन थे, डीके कार्वे। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, ठीक है, हमारी इनकी जर्नी हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे वो यहाँ उधर जाएंगे, इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि इनका जो इन्फ्लुएंस था, तो चार चीज़ों से मेजर मेथोडोलॉजी देखने को मिलेगी आपको, इंडोलॉजी देखने को मिलेगी, दूसरा जर्मन वाली देखने को मिलेगी, ठीक है, जर्मन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर तीसरा आपको इनका क्या देखने को मिलेगा, आपको तीसरा देखने को मिलेगा कि ये जो है इन्होंने कौन सी अप्रोच अपनाई थी, एथनोलॉजिकल, ठीक है। और चौथा इन्होंने क्या, सोशियो इकोनॉमिक एंड आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, रिसर्च भी करी थी। तो ये इनकी मेथोडोलॉजी हो गई। बुक्स आपको याद करनी पड़ेगी, जिसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक थी कौन सी, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, कब लिखी थी, 1953 में। इतना क्लियर हुआ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमारा क्या होगा, हमारा रिवीजन हो जाएगा। हमने लेक्चर तो पढ़ लिया, हम इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि इन्होंने किस पे क्या बोला। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने फैमिली को क्या प्रेफरेंस दी, फैमिली के लिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि भाई कार्वे ने बोला कि इंडिया में जो फैमिली है वो सिर्फ न्यूक्लियर नहीं है, और कौन सी है, वो जॉइंट फैमिली भी आपको देखने मिलेगी। कौन सी मिलेगी, जॉइंट फैमिली,
क्लियर, जॉइंट फैमिली देखने मिलेगी। अब ये इनका कहना था कि लोग एक साथ रहते हैं, पेरेंट हुए, मैरिज हुई, सन हुआ, उनकी फैमिली हुई, तो ये सब एक साथ रहते हैं और क्या करते हैं, रिसोर्सेज का क्या शेयर करते हैं, ये रिसोर्सेज को क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसोर्सेज, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसोर्सेज को आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये एक तो ये चीज़ हो गई फैमिली। देन फैमिली के बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने किनशिप पे बात करी। हमने वो देखा ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको ऐसे याद रख लो, ठीक है। बट इसमें क्या है, आपको वेस्ट देखने को मिलेगा, सेंट्रल मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल एंड साउथ, ठीक है। यहाँ पे क्या वेरिएशन है, तो इन्होंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया में किनशिप सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, और रूल बेस्ड है। बात तो सही है कि जैसे अगर मैं ईस्ट में जाऊंगा तो जितनी ट्राइब सबके रूल अलग होंगे, तो वहाँ का किनशिप सिस्टम होगा। साउथ में जाऊंगा तो मैट्रिलिनियल और पैट्रिलिनियल सोसाइटी मिलेगी और सबके सिस्टम भी चेंज होंगे। नॉर्थ में काफी रिजिड है, वहाँ पे एक्सोगेमी वगैरह चलती है, तो हर रिलेशन का एक नाम और रूल होता है, ठीक है, जैसे मामा चाचा बुआ एक्स्ट्रा। और नॉर्थ साउथ में तो ये रूल अलग हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे कि अगर मैं और एग्जांपल दूं तो वहाँ पे कजिन्स में शादी हो जाती है साउथ इंडिया में, बट नॉर्थ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन फिर इन्होंने कास्ट पे बात करी। कास्ट पे इन्होंने क्या बोला कि कास्ट में कार्विन ने कहा कि कास्ट को सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बताया। बहुत ही कास्ट जो है एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है, कहाँ का, इंडियन सोसाइटी का। लोग कास्ट के बेसिस पर ग्रुप में डिवाइड होते हैं, ये बात भी सही आज आपको पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा कि कास्ट के बेसिस में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। शादी मोस्टली लोग अपने ही कास्ट के अंदर होती है, मतलब जिसे हम कहते हैं एंडोगेमी। तो क्या हो गया, काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है। जैसे मान लो कि शर्मा जी की फैमिली अपनी ही ब्राह्मण कास्ट में शादी करती है, ये बात सही है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हो गई। देन इफ शी टॉक्स अबाउट द रिलीजन, रिलीजन इज बहुत इंपॉर्टेंट। तो रिलीजन, इन्होंने बोला कि रिलीजन जो है वो डेली लाइफ को गाइड करता है, ठीक है। क्या करता है रिलीजन, वो गाइड करता है। किस चीज़ में गाइड करेगा, वो आपकी डेली लाइफ को गाइड करेगा। जैसे आपके क्या रिचुअल्स होंगे, बिलीफ सिस्टम आपका क्या होगा, आपके कस्टम्स क्या होंगे। तो ये क्या कह रही हैं कार्वे जी कह रही हैं कि जो रिलीजन है ना वो आपकी डेली लाइफ को क्या करेगा, गाइड करेगा। रिचुअल्स, जैसे कि डेली लाइफ के कैसे रिचुअल्स हो गए, बिलीव्स हो गए, कस्टम्स हो गए। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर ले लूँ तो आप फेस्टिवल बनाते हो, ठीक है, उस फेस्टिवल में आपको पूजा करनी है, तो आप क्या करोगे, वो रिलीजन ही तो गाइड कर रहा है आपको कैसे करना है ना, उससे आप इन्फ्लुएंस होते हो। देन आपका सोशल बिहेवियर भी रिलीजन के अकॉर्डिंग शेप होता है, ठीक है। जैसे दिवाली हुई या उसकी पूजा हुई करना, ठीक है, तो आप उसके इन्फ्लुएंस से होते हो। तो इन्होंने ये चीज़ कहा। तो मतलब कार्वे के अकॉर्डिंग इंडियन जो सोसाइटी, फैमिली हो, किनशिप हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क पर चलती है, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, FKCR। अब इसका आपको याद करना, ऐसे कर लेना, KCRF, ठीक है। तो इनके आधार पे ही जो है इंडियन सोसाइटी चलती है। किनशिप हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, फैमिली हो गया। फैमिली कैसी है, न्यूक्लियर नहीं है, जॉइंट फैमिली है, जिसमें रिसोर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेलिब्रेट करा जाता है, शेयर करा जाता है। देन इन्होंने किनशिप पे बात करी। किनशिप में इन्होंने बोला कि स्ट्रक्चर और रूल बेस्ड सोसाइटी है ना, स्ट्रक्चर रूल बेस्ड सोसाइटी, जहाँ जाओगे वैसे रूल्स हो जाएंगे। कास्ट मतलब लोग कास्ट के बेसिस पे डिवाइड हो जाते हैं और एंडोगेमी भी होती है। देन वी हैव द रिलीजन। रिलीजन में इन्होंने बोला कि रिलीजन ना लोगों के जीवन को गाइड करता है, ठीक है, डेली लाइफ को गाइड करता है। जैसे कि रिचुअल्स हो गए, बिलीफ हो गया, आपके कस्टम हो गए, वो गाइड करता है। सो ये हमारा था क्या, इरावती कार्वे का टॉपिक थिंकर। हमने इसको पूरा पढ़ लिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना। और 2-3 बार आप जो है क्या करोगे, आप बुक्स की इनको रिवाइज करोगे। जैसे आपको 2 बुक तो याद ही हो गई, ठीक है, कौन सी, युगांता, ठीक है, मराठी लैंग्वेज में लिखी थी, जिसमें क्या करा गया है, इन्होंने बेसिकली क्या करा है इसमें, इन्होंने करा है जो महाभारत है ना उसका इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से करा है। देन वी हैव कौन सा, द किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, वो 1953 में लिखी थी। क्लियर, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम PYQ भी डिस्कस करेंगे एक लेक्चर के से, ठीक है, सीरीज चलाएंगे उसकी। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे।